भी आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है। इफ़न के बारे में कुछ जान लेना इसलिए ज़रूरी है कि इफ़न टोपी का पहला दोस्त था। इफ़न कौन था? इफ़न जो था वो टोपी का पहला दोस्त था। इस इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न कहा। इफ़न ने इसका बुरा माना, परंतु वह इफ़न काटने पर बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, हिंदी के दो नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं, मोहम्मद हो तो पैगंबर। नामों के चक्कर में पढ़कर लोग यह भूल गए कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। दोनों ही पशुपति, गोवर्धन और ब्रज कुमार थे। ठीक है। इसलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी न केवल यह कि अधूरे हैं बल्कि बेमानी हैं। इसलिए इफ़न के घर चलना जरूरी है। यह देखना जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही है और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। परंपराएं जो पहले से सनातन चली आ रही हैं। इफ़न की कहानी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं। देखो टोपी की कहानी हम देखेंगे, इसलिए मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए ज़रूरी है। मैंने इससे ज़रूरी जाना कि इफ़न के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इफ़न आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। न टोपी इफ़न की परछाई है, न इफ़न टोपी की। ये दोनों दो आज़ाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट यानी विकास एक दूसरे से आज़ाद तौर पर हुआ। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा। ये दोनों दो आज़ाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का जो डेवलपमेंट है एक दूसरे से आज़ाद तौर पर हुआ। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली। क्या परंपराएं मिली? घरेलू। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा। फिर भी इफ़न टोपी की कहानी एक अटूट हिस्सा है। टूट मतलब जो कभी टूट नहीं सकता, यानी अलग नहीं हो सकता। यह बात महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यह बेवकूफ़ी क्यों करूँ? क्या मैं रोज़ अपने बड़े या छोटे भाई से कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई हैं? यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं। यदि नहीं है तो कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है। मैं तो एक कथाकार हूँ और एक कथा सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इफ़न की बात कर रहा हूँ। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है। एक का क्या नाम है? टोपी का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला। और दूसरे का क्या नाम है? जो इफ़न है उसका नाम है सैयद जरगाम मुर्तजा। क्या नाम है? सैयद जरगाम मुर्तजा। एक को टोपी कहा गया और दूसरे को इफ़न कहा गया। ध्यान, ठीक है। एक का नाम तो क्या था? बलभद्र नारायण शुक्ला। देखो ये नाम दिया हुआ है बलभद्र नारायण शुक्ला। और इफ़न का क्या नाम है? सैयद जुर्गाम मुर्तजा। ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत यानी जो भी संपत्ति थी, वसीयत करके मरे कि लाश करबला ले जाई जाए। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक न ली। करबला एक जो है पवित्र स्थान है। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इफ़न का बाप हुआ। जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तजा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाए जाए। वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। ठीक है। जो इफ़न के पिताजी थे सैयद मुर्तजा हुसैन, तो उन्होंने ये परंपरा नहीं अपनाई, बल्कि उन्होंने कहा कि वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। इफ़न की परदादी भी बड़ी नमीजी बीबी थी। करबला नमीजी। इफ़न की परदादी भी बड़ी नमाजी बीबी। नमाजी मतलब जो नियमित रूप से नमाज अदा करती है। करबला, नजफ, खुरासान, काजमेन और जाने कहाँ की यात्रा कराई थी, परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती और माश का सदका भी जरूर करवाती। सदका मतलब टोट का जरूर करवाती। इफ़न की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी, परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई बोली। देखो चेचक जिसे माता निकलना बोलते हैं, चिकन पॉक्स बोलते हैं। ठीक है। तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई बोली, माता मेरे मेरे बच्चे को माफ़ कर दो। पूरब की रहने वाली थी, 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई, परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही। पूर्वी यानी पूर्वी भाषा बोलती रही।
लखनऊ की उर्दू ससुराली थी। वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझता। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। बेचारी दिल मसोस कर रह गई। हाँ, इफ़न की छठी मतलब इफ़न का जन्म का छठा दिन होता है, ठीक है। पर उन्होंने जी भर कर जश्न मनाया, यानी उत्सव मनाया। बात यह थी कि इफ़न अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों के इस फ़र्क को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफ़न की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता था, ठीक है। नाक नक्शा जानते हो, रूप रंग, देखो यहाँ दिया हुआ भी है, रूप रंग, ठीक है। इफ़न की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहाँ से आया करता था। बस मायके जाती तो लपड़ शपड़ जी भर के खा लेती, और लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलवीन बन जाना पड़ता था। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे न मौका, बस मौलवी ही बने रहते हैं। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ, तो बिगड़ गई, बोली, ए बेटा, जाऊन तू से हमरी लाश ना संभाली जाए ता हमरे घर भेज दियो, ठीक है। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें यह याद नहीं रहा कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन का हो चुका है, ठीक है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती है। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज़्यादा खूबसूरत सपने देखता है। यह कथाकार ख्याल है, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है। यानी जो लेखक है उसको बस ये पता है कि जब व्यक्ति मरता है तो केवल यही खूबसूरत कल्पनाएं करता है। इफ़न की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए कि वो मिट्टी की बनी थी। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़, यानी दशहरी आम जिस पर लगते हैं, वह बीजू पेड़ याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था, और जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। ऐसी छोटी छोटी मीठी मीठी बेशुमार चीज़ें याद आई। वह इन चीज़ों को छोड़कर भला करबला या नजफ कैसे जा सकती थी। वह बनारस के फातमेन में दफन की गई, क्योंकि मुर्तजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी। इफ़न स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया। इफ़न की दादी बीबी कही जाती थी, ध्यान रखना, बीबी का मतलब यहाँ वाइफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनको बीबी कहा जाता, उनका नाम संज्ञा दे दिया गया था बीबी। इफ़न तब चौथे में पढ़ता था, यानी फोर्थ क्लास में पढ़ता था, और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इफ़न को अपनी दादी से बहुत बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी और छोटी बहन नुजहत से भी था। तो यहाँ बाजी का अर्थ जो है वो, यहाँ देखो छोटी बहन है तो इसका उल्टा अर्थ लिया जाएगा बड़ी बहन। बाजी यानी बड़ी बहन, और छोटी बहन नजहत से भी था, परंतु दादी से वह जरा ज़्यादा प्यार किया करता था, ठीक है। अम्मी तो कभी कभार डांट मार लिया करती थी। बाजी का भी यही हाल था। अब्बू कभी कभार घर पर कचहरी समझकर, यानी कोर्ट समझकर फैसला सुनाने लगते थे। नुसरत को जब मौका मिलता उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनार परी, बारह बुर्ज, अमीर हमजा, गुल्ब कामली, हातिम ताई, पंचफुल्ला रानी की कहानियां सुनाया करती थी। सोता है संसार, जागता है पाक परवदिगार, पाक यानी पवित्र। आंखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ, एक मुल्क में एक बादशाह रहा, यानी एक देश में एक बादशाह रहा। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया तो उसे अच्छी भली लगती, परंतु अब्बू बोलने देते थे, और जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती थी। अब मोरा का है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली तू काहे को बोलो लगियो, तो अपने अब्बा ही की बोली बोलो। बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। तऊ बादशाह का किस की तुरंत एक एक ठो हिरन मार लिया हुआ। यही बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। फन की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। अपनी दादी से तो उसे नफरत थी, नफरत, जाने कैसी भाषा बोलती थी। इरफान के अब्बू और उसकी भाषा एक थी। इरफान के अब्बू और उसकी भाषा एक थी। वह जब इरफान के घर जाता था तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता। इरफान की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने को भी कोशिश नहीं करता।
वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ते, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करवा देती। ते काहे को जाती उन सबन के पास, मुंह पिटावे को झाड़ू मारे, चल इधर आ, वह डांट कर कहती, परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता, अमावट बन जाता, तिलवा बन जाता और वह चुपचाप उनके पास चला आता। तो देखो यहाँ शब्द आया अमावट। इस अमावट का अर्थ होता है आम की जो आम को सुखाकर उसकी झिल्लियों को, पत्ती पत्ती झिल्लियों को जो है सुखाकर जो है वो एक अचार के रूप में प्रयोग किया जाता था। और तिलवा, तिल के लड्डू होते हैं। तो अरे अम्मा क्या कर रही, दादी हमेशा यही से बात शुरू करती। पहले तो वह चकरा जाता कि अम्मा क्या होता है, फिर वो समझ गया कि माता जी को कहते हैं भाई अम्मा। तो ठीक है, यह शब्द उसे अच्छा लगा, अम्मा। वह इस शब्द को गुड़ की डली की तरह चुगलाता रहा, अम्मा, अब्बू, बाजी। फिर एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था, लगती तो थालियां ही थी परंतु चौके पर नहीं। उस दिन ऐसा हुआ कि बैंगन का भुर्ता उसे जरा ज़्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता। अम्मी, अम्मी। मेज पर जितने हाथ थे रुक गए, जितनी आंखें थी और टोपी के चेहरे पर जम गई। अम्मी, यह शब्द इस घर में कैसे आया? अम्मी परंपराओं की दीवारें डोलने लगी। ये लफ्ज, ये शब्द तुमने कहाँ सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। देखो, जैसे ही उसने एक बैंगन का भरता मांगा, लेकिन उसने अम्मी शब्द कहा, माँ नहीं, तो सभी भौचक्के से रह गए। ये देखो, ये खाना परोसी है और यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, डाइनिंग टेबल पे। लफ्ज, टोपी ने आंखें नचाई, लफ्ज का होता है माँ। यह अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया है? दादी गर्जी। ठीक है। ई हम इफ़न से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है? ई हम न जानते। ते कौने मियाँ के लड़का से दोस्ती कर लिया, बाई कार है। राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। बहू, तुमसे कितनी बार कहूँ, मेरे सामने गवारों की ये जबान न बोला करो। सुभद्रा देवी राम दुलारी पर बरस पड़ी, उसकी बहू पर। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसलिए जब डॉक्टर भृगुनारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है, तो अपना गुस्सा पी गया और तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति हुई, यानी बुरी दशा हुई। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा। ते फिर जइये बे ओकारा घर करे। हाँ, अरे तोरा हाँ में लुकारा आगे माटी मिलाऊं। राम दुलारी मारते मारते थक गए, पर टोपी ने ये नहीं कहा कि वो इरफान के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरव की उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे। ठीक है। हम एक दिन एक और रहीम कबाबची की दुकान पर कबाबों खाते देखा रहा। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया। कबाब? राम 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 राम। राम दुलारी घिन्ना के 2 कदम पीछे हट गई। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे एक इकन्नी रिश्वत दी थी। टोपी को यह मालूम था, परंतु वह चुगलखोर नहीं था। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इरफान के सिवा किसी को नहीं बताई थी। तू हमें कबाब खाते देख रही हो? ना देखा रहा वो दिन, मुन्नी बाबू ने कहा। तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। ये झूठा है दादी, टोपी ने कहा। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात तो यह है कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सका। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। वह बस लगातार एक ही बात सोच रहा था कि अगर एक दिन के वास्ते मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे, परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो था नहीं। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहा। दूसरे दिन जब वो स्कूल में इरफान से मिला तो उसने सारी बातें बता दी। दोनों जुग्राफिया का घंटा छोड़कर सरक गए। है ना, जुग्राफिया मतलब ज्योग्राफी, भूगोल जिसे बोलते हैं। ठीक है। पंचम की दुकान से इरफान ने केले खरीदे। बात है कि टोपी कल के अलावा किसी चीज को हाथ नहीं लगा था। ऐसा ना हो सकता कि हम लोग दादी बदल लें, टोपी ने कहा। टोपी कह रहा है कि अरे यार दादी बदल लो यार, तुम लोग तोरी दादी हमरे घर आ जाए और हमरी तोरी घर चले जाए। हमरी दादी न बोलियो तू ही लोगन को बोलती। यह नहीं हो सकता, इरफान ने कहा। अब्बू यह बात नहीं मानेंगे और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है। तो हमें एक दो दादियों ना दे सकती हो? ठीक है। टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज़ सुनी। जो मेरी दादी और मेरे अब्बू की अम्मी भी तो है, इरफान ने कहा।
यह बात टोपी की समझ में आ गई। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होंगी। हाँ, तो फिक्र न करो, इरफान ने कहा। मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। हमारी दादी ना मरी है। मरेगी कैसी नहीं? क्या मेरी दादी झूठी है? ठीक उसी वक्त नौकर आया। पता चला कि इरफान की दादी मर गई। इरफान चला गया। टोपी अकेला रह गया। वो मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरह बैठा बीड़ी पी रहा था। वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। शाम को इरफान के घर गया तो सन्नाटा था। घर भरा हुआ था। रोज जितने लोग हुआ करते थे उससे ज्यादा ही लोग थे। परंतु एक दादी के न होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था। जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था। उसने दादी के हजार कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज नहीं खाई थी। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता। टोपी और दादी में एक ऐसा ही प्रेम का संबंध हो चुका था। इरफान के दादा जीवित होते हुए भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह न समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले न समझ पाए थे। दोनों अलग अलग अधूरे थे। एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था। दोनों प्यासे थे। एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। एक 72 बरस की थी और दूसरा 8 साल का था। ठीक है, क्योंकि उसकी दादी को भी जो है वो टोपी जो था वो प्रेम पूर्वक भाग गया था। तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। टोपी ने इरफान को पुरसा दिया, यानी बतलाया। इरफान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस बात का जवाब नहीं आता नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। इन्हें 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्मीय इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी तारीख को इरफान के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए थे। इरफान की दादी मरने के थोड़े दिनों ही बाद यह तबादला हुआ था। तबादला जानते हो आप? ट्रांसफर। इसलिए टोपी और अकेला हो गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त न बन सका। डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। और यह बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसलिए वो बंगले में चला गया। बिल्लू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया। गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। उसने घबराकर हाथ उठाया। गेंद उसके हाथों में आ गई। हाउस दैट? आउट। हेड माली अंपायर था। उसने अंगुली उठा दी और बेचारा केवल यह समझ सका कि जब हाउस दैट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। हु आर यू? डब्बू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया। हु इज योर फादर? यह सवाल गुड्डू ने किया। तुम्हारे पिताजी कौन है? तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं दृश्य। ये दृश्य देखो, यहाँ पर ये टोपी ने जो है एक साथ बॉल कैच कर लिया। ठीक है, डब्बू ने उसे हिट किया था। भृगु नारायण। ए, बीलू ने एम्पायर को आवाज दी। ई भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ आवर चपरासीज? नहीं साहब, एम्पायर ने कहा, शहर के मशहूर दागदार हैं। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर। हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई, बट ही लुक्स सो क्लमजी, बीलू बोला। ए, टोपी अकड़ गया। तनी जबनिया संभाल के बोले, लपड़ में नीचे लागी हो। ओ यू। बिल्लू ने हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क गया। फिर वह गालियां बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशियन को शुष्कार दिया। अल्सेशियन मतलब कुत्ता है, उसकी प्रजाति है। तो उसे जब आवाज लगाई, उसे उनके पीछे लगाया। पेट में सांस हुई या भूखी तो टोपी के होश ठिकाने आए। फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया, परंतु प्रश्न खड़ा हो गया कि फिर आखिर करे क्या। घर में ले देखा बूढ़ी नौकरानी सीता थी, जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो उसी के पल्लू में चला गया। सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे। टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते, इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। टेक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर वह बहुत पिटा तो सीता ने उसे अपनी कोठी में ले जाकर समझाना शुरू किया। बात हुई कि जाड़ों के दिन थे। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा लाया। भैरव के लिए भी नया कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। कोट बिल्कुल नया था। मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था, फिर भी बना तो था उन्हीं के लिए, तो था तो उतरन यानी पहनावा। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को भी दे दी जाने वाली चीज वापस
तो ली नहीं जा सकती, इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए। हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे, टोपी ने कहा। तुम जूते खाओगे, सुभद्रा देवी बोली। आपको ये ना मालूम कि जूता खाया न जाता, पहन जाते हैं। दादी से बदतमीजी करते हो, मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा। ताका हम का इनकी पूजा करें। फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया, राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू कर दिया था। तू 10वीं में पहुंच गई बाढ़। सीता ने कहा, तुए दादी से टर्राव कहता न चाही कि नो ऊ तोहर ताड़ी दादी बाड़िन। वह तुम्हें तुम्हें जो टर्राव यानी दादी से तुम्हें बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वें में पहुंच गया, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी कि 10वें में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े। 2 साल तो फेल ही हुआ। 90 में तो वह सन 49 में ही पहुंच गया था, परंतु 10वें में वह सन 52 में पहुंच चुका था। जब वो पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आया और भैरव छठे में। सारे घर में ने उसे जबान की नौकर पर रख लिया, नोक पर। वह बहुत रोया। बात ये नहीं थी कि वह गाउदी था यानी अनपढ़ था, वह काफ़ी तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। वह जब पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता या राम दुलारी को कोई ऐसी चीज़ मंगवानी पड़ जाती जो नौकरी से नहीं मंगवाई जा सकती। यह सब कुछ न होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों के हवाई जहाज उड़ा डाले हैं। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया, ठीक है, बीमार हो गया बेचारा। तीसरे साल वह 3rd डिवीजन पास हो गया। यह 3rd डिवीजन कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया, परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था, फेल हो गया। साथी आगे निकल आए, वह रह गया। 50 में उसी दर्जे में उस लड़के के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8 में थे। पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं है। उसके दोस्त 10वें में थे, वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती न हो सकी। वह जब भी क्लास में बैठता उसे अपना बैठना अजीब लगता। उस पर सितम यह हुआ कि कमज़ोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते। क्या मतलब, शाम अवतार, ये मोहम्मद अली बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? यह सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता, सारी क्लास हंस पड़ती। हंसने वाले वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब सन 51 में भी उसे 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लोंदा हो गया, क्योंकि अब तो 10वें में भी कोई उसका दोस्त नहीं रह गया था। 8वें वाले 10वें में थे, 7वें वाले उसके साथ। उनके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। वह अपने भरे पूरे घर की ही तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया था। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। कोई सवाल किया जाता, जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता। कोई मास्टर उससे जवाब न पूछता, परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जबानी याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, तुमसे पार साल पूछ लूँगा। टोपी इतना शर्माया कि उसके पार साल यानी तुमसे अगले पार साल यानी आने वाले समय में अगले वर्ष पूछ लूँगा। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई, और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर पड़े तो वह बिल्कुल मर गया। जब वह पहली बार 9वें में आया तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसेज में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर भी था, और सबसे बड़ी बात यह कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था। उसने कहा, बलभद्र, अब तो हम लोगन में आ घुसता है, एडत वालन से दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तुहे तो उन्हीं सबन के साथ रहने को हुई है। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई। उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप उसे पास होना है। परंतु बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो गया उसमें कोई पढ़ लिख कैसे सकता है। वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में सारा सन्नाटा हुआ, और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था, इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। वाह, दादी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए, बुरी नज़र से बचाए। रफ्तार अच्छी है। तीसरे दर्जे में पास हो तो हो गए। तो इस प्रकार से हमने देखा, प्रकार से टॉफी ने जो है ये दृढ़ संकल्प ले लिया था कि वो इम्तिहान पास कर लेगा पूरा अच्छे नंबरों से, लेकिन फिर भी जो है प्रचार प्रसार की वजह से और उनके जो डॉक्टर साहब थे वो उनकी जमानत जब्त हो गई, अर्थात वो हार गए। तो इस वजह से जो उनके परिवार में वो पढ़ नहीं सका और सिर्फ तीसरा दर्जे में ही पास हुआ।